नमस्कार मित्रों, कैसे हो। महर्षि स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर दिन की भांति आज हम फिर उसी टॉपिक के साथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पार्ट 3। तो देखिए, आज का हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ये अंतिम टॉपिक है। करेक्ट फॉर्म of the verb part 3। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पार्ट 3 में हम फ्यूचर टेंस में आने वाली करेक्ट फॉर्म्स का अध्ययन करेंगे। किस तरीके से फ्यूचर टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को भरा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट इसकी हेल्पिंग वर्ब है सेल, सेल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका नियम देखिए, नियम नंबर 1। यदि किसी वाक्य में टुमारो नेक्स्ट डे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक I hope, probably, perhaps, perhaps आदि शब्द आ जावे तो रिक्त स्थान में शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर। मैंने आपको टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था कि आईवी के साथ शेल आता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में एम्फेसिस जोड़ दिया जा रहा हो तो फिर आईवी के साथ विल आ जाता है और बाकी सबके साथ शेल आ जाता है, यानी उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहां देखेंगे, यदि ये सब वाक्य में आ जाएं तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और उसमें शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे देखिए, दे वाली जगह गो टू जयपुर टुमारो। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ टुमारो शब्द आ गया तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का बोध करा रहा है, और जब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का बोध करा रहा है तो दे आईवी के साथ शेल आता है, बाकी सभी के साथ विल आता है। तो दे है तो दे के साथ क्या आएगा, दे विल गो टू टुमारो, गो टू जयपुर टुमारो। जैसे मैंने कहा, आई फिनिश माई स्टडी नेक्स्ट मंथ। तो यहां देखिए, नेक्स्ट मंथ शब्द आ गया तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का बोध करा रहा है, और ये जब फ्यूचर इंडेफिनिट का बोध कराता है तो आईवी के साथ शेल आता है, तो आई शेल फिनिश माई स्टडी नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए,
अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी और विल बी। इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नियम नंबर 1, यदि किसी वाक्य में एट दिस टाइम, टुमारो या नेक्स्ट डे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, मोमेंट टुमारो, या एट प्रेजेंट, टुमारो, इन दीज डेज, टुमारो या नेक्स्ट डे, या फ्यूचर टाइम। का बोध हो तो रिक्त स्थान में शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वर्ब। जैसे मैंने कहा ही खाली जगह मीट मी एट दिस टाइम नेक्स्ट डे। तो यहां एट दिस टाइम नेक्स्ट डे आ गया, तो यानी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो ही विल बी मीटिंग मी एट दिस टाइम नेक्स्ट डे। मैंने लिखा आई वी गो टू सिनेमा एट दिस मोमेंट टुमारो। तो यहाँ एट दिस मोमेंट टुमारो आ गया, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसलिए वी शैल बी गोइंग टू सिनेमा एट दिस मोमेंट टुमारो। इस तरीके से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ पूरा आपका। और अगला है फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब से है विल है, मेन वर्ब वर्ब की फॉर्म। नियम नंबर 1, यदि किसी वाक्य में समय से पहले सिंस, फॉर ऑल नहीं आया हो तथा दूसरा वाक्य
बाई प्लस फ्यूचर टाइम का बोध कराता हो तो रिक्त स्थान में शैल है, विल है, प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मैंने लिखा ही फिनिश ऑल द वर्क by the end of this month। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले यहां मैंने देखा कि बाय द एंड ऑफ द मंथ आ गया, तो ये बाय प्लस फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है, यानी आने वाला समय फ्यूचर टाइम आ गया। लेकिन यह आल शब्द भी आ रहा है। अब यह जब आल शब्द आ रहा है तो हमें ये देखना है, मैंने बैठ में लिखा है कि सिंस फॉर आल नहीं आया हो, लेकिन मैंने ये भी लिखा है कि समय से पहले नहीं आना चाहिए। तो यहाँ आल जो शब्द आया है ना, वो आया तो है लेकिन समय से पहले नहीं है, बिफोर टाइम नहीं है। यहाँ जो आल शब्द है आल वर्क, आल वर्क से अर्थ है पूरा कार्य, यानी कार्य की पूर्णता के बारे में बता रहा है, ना कि समय से पहले आ रहा है। इसलिए समय से पहले नहीं आया है और बाय प्लस फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। इसलिए हम आंसर में ही विल है फिनिश्ड भरेंगे। आप समझ गए होंगे इसको अच्छी तरीके से कि समय से पहले सिंस फॉर ऑल नहीं आना चाहिए। वैसे बिना समय से आ सकता है। जैसे मैंने लिखा आई कंप्लीट माई स्टडी by the end of this year। तो देखिए by the end of this year, इस साल के अंत तक वो अपना अध्ययन पूरा कर देगा। तो यहां by the end of this year का मतलब है by plus future time, भविष्य का समय बता रहा है। तो इसलिए आई के साथ क्या आता है, सेल, तो सेल हैव कंप्लीटेड, I shall have completed my study by the end of this year। तो इस तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट क्लियर हो गया। अगला चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन। इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और समय से पहले सिंस फॉर ऑल आता है। मैंने आपको टेंसेस में बताया था कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है नीचे वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में सिंस फॉर ऑल आता है समय के साथ। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में सिर्फ समय का अंतर है। जब समय जुड़ जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है और समय हट जाए तो वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। दोनों में रहा शब्द आवश्यक रूप से आता है। और ये 6 टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 6 टेंसों में रहा शब्द आता है और इनमें आईएनजी भी आती है। और मैंने ये भी बताया था 3 टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इनमें चुका शब्द आता है, परफेक्ट का अर्थ चुका होता है, और इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कंक्लूजन ऑफ टेंसेस में। तो देखिए इसका नियम,
यदि 2 वाक्य लिए हों और वे किसी भी कनेक्टिव यानी जोड़क से जुड़े हैं और उनमें से किसी भी एक वाक्य में समय से पहले सेंस 4 आ रहा हो तथा दूसरा वाक्य फ्यूचर टेंस का बोध करा है, तो रिक्त स्थान में सेल है बीन, विल है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वर्ब। जैसे ही मीट मी since Monday when I will see him। तो अब यहां देखेंगे ये वैन से जुड़े हुए हैं, यहां मंडे समय आ रहा है, समय से पहले सेंस 4 आ रहा है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का बोध करा रहा है विल से। तो अब यहां आई ही will have meeting, will have been meeting में। इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। देखिए ये आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का चैप्टर पूरा होता है इसी के साथ ही, लेकिन इसमें कुछ क्लोजेज और हैं जो हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के रूप में पूछ लिए जाते हैं, तो मैं उनको भी यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं आपके लिए, ताकि आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए और कहीं गलती होने की संभावना नहीं। तो देखिए क्लोजेस क्या है? उपवाक्य। क्लोजेस में एक मेन क्लोज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, यानी एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य, यानी एक के पूरे होने पर ही दूसरे का अर्थ पूरा होता है, निकलता है। जैसे तो देखिए इसमें एक तो होता है इफ क्लोज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। इसका विस्तृत अध्ययन हम क्लोजेज चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के हिसाब से मैं इसको संक्षिप्त में आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी विस्तृत अध्ययन इसका क्लोजेज चैप्टर हम अलग से वीडियो लेंगे उसमें किया जाएगा। तो इफ क्लोज में यानी जिस वाक्य में इफ आता है, इफ क्लोज में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आ जाए, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका जस्ट उल्टा भी हो जाता है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लोज में शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, तो इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भर दो। जैसे देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा इफ आई वर बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, खाली जगह वो सॉरी एक मिनट, जैसे
इफ आई गो टू आगरा, आई खाली जगह सीधा ताजमहल। तो देखिए ये इफ क्लोज वाला वाक्य है। तो हमने देखा इफ आई गो टू आगरा, इधर इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। तो आई के साथ आई विल सी द ताजमहल। यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। और यदि ये इस तरीके से आ जाता, ये ऐसे भी आ सकता है, इफ आई खाली जगह गो टू आगरा, आई विल सी द ताजमहल। तो अब यहां आपने देखा आई विल सी आ रहा है इधर, तो शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस आ जाएगा। अब ऐसे ईएस तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कर्ता आई बहुवचन है और बहुवचन के साथ ऐसे ईएस नहीं आता, एक वचन के साथ आता है। तो इसलिए ऐसे ईएस तो इसमें आएगा नहीं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी। तो इफ आई गो टू आगरा, आई विल सी द ताजमहल। तो इस तरीके से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर आ रही हो तो शैल विल भरते हैं, और शैल विल आ रहा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। दूसरा, यदि इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, तो फिर वुड, शुड या वुड, शुड या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देते हैं। जैसे देखिए, इफ दे went to Jaipur, they bring if they went to Jaipur, they bring me a dress। तो देखिए यहां आ रहा है इफ क्लोज है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में शुड या वुड फर्स्ट आ जाएगा। तो फिर यहां आएगा दे वुड ब्रिंग। तो देखिए इफ दे वेंट टू जयपुर, यदि वे जयपुर गए, दे वुड ब्रिंग मी ए ड्रेस, तो वे मुझे एक पोशाक लाएंगे। तो यहां संभावना व्यक्त की जा रही है, यदि वो गए ना तो ऐसा करेंगे। तो यहां वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और यदि इसको मैं ऐसे लिख देता कि इफ दे खाली जगह गो टू जयपुर, दे वुड ब्रिंग मी ए ड्रेस। तो यहां वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा। तो यहां वेंट आ जाएगा। इस तरीके से ये दोनों तरीके से भी आ जाता है। तो देखिए अगला है इसी तरीके से, ये इस तरीके से भी आ जाता है। अगला है यदि इफ क्लोज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यदि इफ क्लोज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो तो इधर शुड हैव थर्ड या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे देखिए इफ ही हैड गॉन टू आगरा, ही खाली जगह ब्रिंग मी पंची पेन।
देखिए इफ ही हैड गॉन टू आगरा, अब यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हेड प्लस थर्ड, तो हमें समझ लेना चाहिए इफ क्लोज में यदि हेड थर्ड आ रहा हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज में वुड हैव थर्ड भर देते हैं। तो वी वुड हैव, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म भर देंगे ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। तो इफ ही हैड गॉन टू आगरा ही वुड हैव ब्रॉट मी पंछी पैठा, यदि वह आगरा गया जा चुका होगा, वो यदि वह आगरा जा चुका था तो वह मुझे पंछी पैठा लाया होगा। तो इस तरीके से हेड थर्ड के साथ वुड हैव थर्ड का प्रयोग करते हैं। और देखिए अगला है, तो क्लोज में यदि हेड थर्ड आ रहा हो तो वुड हैव थर्ड लगाते हैं, और ऐसे इसका उल्टा हो जाता है। और इधर है इफ के साथ यदि बी शब्द आ रहा हो तो इधर बाजवा करते थे। जैसे मैंने लिखा इफ आई खाली जगह बी बर्ड, वो सॉरी बाजवा नहीं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे इफ आई बी बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहां देखेंगे हम इफ के बाद बी आ रहा है यहां पे, और इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, और यहाँ बी आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो कि वाज या वर में से आएगा। और कल्पना की जाती है ना तो इफ के साथ वर आता है। इफ आई वर बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। तो यहाँ कल्पना की जाती है। जब कोष्टक में बी आए तो निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए, इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वाज वर्ब में से वर आए। इसी तरीके से यदि यहाँ वर आए तो इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मित्रों ये था आज का हमारा अध्याय करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब पार्ट 3। हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के 3 पार्ट पढ़े। फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया, सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में पूरे प्रेजेंट का अध्ययन किया, सेकंड पार्ट में पास्ट टेंस का अध्ययन किया, और थर्ड पार्ट में फ्यूचर टेंस का अध्ययन किया और क्लोजेस का अध्ययन किया। निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। छात्रों, हम अपने हिसाब से जितना हम जानते हैं पूरे मन से आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब आप भी जानते हैं कि पूर्णता किसी के पास नहीं है, लेकिन पूर्ण बनने के लिए कोशिश हम भी करते हैं और कोशिश आप भी करते रहिए। देखिए एक शिक्षक और छात्र का क्या संबंध है। एक शिक्षक छात्र के लिए बहुत ही उपयोगी है और एक शिक्षक के लिए छात्र बहुत सम्मानजनक होता है। वो हमेशा छात्र का सम्मान करता है। शिक्षक हमेशा चाहता है कि उसका छात्र आगे बढ़े और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे। इसी प्रकार एक डॉक्टर और मरीज का संबंध आपने देखा होगा। आप बीमार जरूर होते होंगे, कोई ना कोई बीमार होता है, हम भी होते हैं, और जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर हमें अपने पास बुलाता है, प्रेम से बैठाता है, हमें देखता है और उसके बाद वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, पर्ची, जिस पर वो लिख करके और दवाइयाँ लिख देता है, टैबलेट, ये इतने दिन की, सुबह शाम, ये दोपहर को, ये शाम को, रात को सोते समय, ये दूध से, और हम वो दवाइयाँ तुरंत मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं और उन दवाइयों को डॉक्टर के बताए अनुसार ही लेना शुरू कर देते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि हम कुछ समय बाद फिर से पुनः स्वस्थ हो जाते हैं और अपनी गाड़ी पटरी पर आ जाते हैं। तो मित्रों, जैसे एक डॉक्टर का संबंध एक मरीज से है, इसी प्रकार एक शिक्षक का संबंध एक छात्र से होता है। शिक्षक छात्र के लिए भी हर रोज एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, एक पर्ची लिखता है।
लेकिन डॉक्टर की पर्ची को हम गहनता से लेते हैं, तुरंत ठीक हो जाते हैं, और जो शिक्षक होता है उसके प्रिस्क्रिप्शन को हम गहनता से नहीं लेते, उसे हम पेंडिंग में डाल देते हैं। मैंने आज आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाई, आपने पेंडिंग में डाल दिया, 2 मिनट वीडियो चलाया, देखा नहीं देखा, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, विचार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा है, ये सारी बातें हम सोच लेते हैं। यदि शिक्षक के प्रिस्क्रिप्शन को कोई छात्र अक्षर से पालन करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो छात्र इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान छात्र होगा। आपने एडिसन का नाम सुना होगा, एडिसन जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। एडिसन उन्हीं छात्रों में से एक थे कि जो अपने शिक्षक के बताए अनुसार हर दिन अपना कार्य पूरा करते थे, उस प्रिस्क्रिप्शन को लेते थे और वो एक महान वैज्ञानिक बने। तो निश्चित रूप से आप शिक्षक के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से चलिए, शिक्षक के बताए अनुसार चलिए। जैसे शिक्षक ने आपसे कहा आज पढ़ के आना है, पढ़िए, आज याद करके लाना है, याद करिए, उसको अक्षर से पालन करिए। निश्चित रूप से आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और आपकी ऊंचाइयां हमारी सम्मान का पात्र होंगी। आशा है मेरे शब्द आपको अच्छे लगे होंगे, और यदि मेरे शब्द आपको अच्छे लगे हों तो इन्हें अमल में लाइएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा। हम सदा आपका सम्मान करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको तुरंत मिल सके। जय हिंद।